अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। हुकूमती जमातों को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला भी कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुनाया। आज के फैसले में जस्टिस याया आफरीदी का आज के फैसले में इख्तलाफी नोट, जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान इख्तलाफी नोट से मुत्तफिक। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें खारिज कर दी। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशस्तें नहीं ले सकती। पीटीआई बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन दोबारा मखसूस नशिस्तों को तकसीम करे और अब पीटीआई के मुंतखब अरकान खुद को आज़ाद या पीटीआई डिक्लेयर करें। उन पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को अपनी तारीखी फतह करार दे रही है, जबकि इत्तेहादी हुकूमत इस फैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। इस अदालती फैसले के सियासी असरात क्या होंगे, ये जानेंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज के इस फैसले को आपने किस तरह से देखा, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? देखिए इमरान, जो बुनियादी तौर के ऊपर तो इसका जो सारा बैकग्राउंड था वो ये था कि हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं आजम नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया कि हुकूमत जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज लाना चाहती है जिसके तहत वो जजेस की जो उम्र है उसको 3 साल उसमें इजाफा कर देगी। उसका मतलब ये था कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं फायज ईसा साहब, वो 3 साल और मुल्क के चीफ जस्टिस रहते हैं और बाकी जजेस भी हैं, क्योंकि इस वक्त जो आइन है उसके मुताबिक जो हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र है वो 62 साल है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट उम्र 65 साल है। तो अगर 3 साल बढ़ा देते तो इसका मतलब यह है कि वो 68 साल हो जाते। अच्छा, अब इसके साथ एक इरफान कादर साहब हैं जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट साहब के कंसल्टेंट हैं, उनका एक इंटरव्यू आया। उन्होंने बताया कि एक और कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो है वो लेके वो आ रहे हैं, जिसमें ऐसी इंडिकेशन मिली, जो कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं उन्होंने बताया कि इसके जरिए एक जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी पोस्ट को ट्रांसफरेबल किया जा रहा है। ट्रांसफरेबल का क्या मतलब है? इस वक्त हाई कोर्ट के जजेस को उनकी मर्जी के बगैर बाहर नहीं भेजा जा सकता किसी और जगह पे, लेकिन जब ये अमेंडमेंट आती है तो इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट के जजेस को आप उठा के शरीयत कोर्ट में भेज दें, आप बलूचिस्तान कोर्ट में भेज दें। तो ये जो इस्लामाबाद के 6 जजेस जो इस वक्त एक दर्द सर बने हुए हैं हुकूमत के लिए, ये बुनियादी तौर पे उनके इलाज के लिए ये अमेंडमेंट लाना चाह रहे थे। अब ये जो नशिस्तें हैं, जब ये नशिस्तें अगर चली जाती है हुकूमत को, तो इसका मतलब ये था कि हुकूमत के नंबर पूरे हो जाते हैं 2/3 मेजोरिटी के लिए और प्रैक्टिकली पाकिस्तान के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, उनको फिर वो फॉर ग्रांटेड लेते, फिर उसकी जरूरत ही नहीं थी। लिहाजा एक बड़ी ज्यादा फीलिंग थी कि ये जो नंबर्स बनाए जा रहे हैं ये असल में अदलिया की आज़ादी को कर्टेल करने के लिए बनाए जा रहे हैं। और उसके बाद ये जो केस जब शुरू हुआ और जिस तरह जजेस को ल्योर करने की कोशिश की गई, जिस तरह लाने की कोशिश की गई, वो सारी नाकाम हुई और जुडिशरी जो है उसने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए एक्चुअली जो है ये खड़ी हुई है। और पीटीआई को तो जाहिर है कि फ़ायदा हुआ है, नशिस्तें मिली हैं, 22 नशिस्तें अब ऐड हो जाएंगी। तो आप देखिए कि 96 पहले उनकी हैं और 22 ये ऐड हो जाएंगी, तो 114-15 सीटें जो हैं उस पर वो चली जाएगी। दैट मेक्स पीटीआई द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द पार्लियामेंट। ठीक, लेकिन हुकूमत के पास अभी भी सादा अक्सरियत है, 169 के पास है। तो आप जिस तरह से आज आजम नज़ीर तारड़ साहब का कहना है कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, तो वाकई हुकूमत को खतरा नहीं है? नहीं, हुकूमत को तो देखिए ना, हुकूमत तो खड़ी है पीपल्स पार्टी की बैकिंग के ऊपर इस वक्त। असल में तो इमरान, सच्ची बात तो ये है कि मुझे तो पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स भी समझ नहीं आई है, क्योंकि देखें ना, पीपल्स पार्टी को तो जो जिस तरह से पीटीआई को नंबर 1 से नंबर 2 की पोजीशन पे पहुंचाया गया था, पीपल्स पार्टी नंबर 2 की पोजीशन के ऊपर थी, जिसको नंबर 3 पे लेके गए हैं और पीएमएलएन को नंबर 1 के ऊपर जो है वो बनाया गया जाली तरीके से। अगर पीपल्स पार्टी फॉर्म 47 की हमायत ना करती
और बिलावल भुट्टो आज अपोजिशन लीडर होते और पीएमएलएन राउट हो गई थी, तो पीपल्स पार्टी को तो ये फायदा था। एक सदर और 2 गवर्नर लेके पीपल्स पार्टी ने क्या करना था। तो ये हुकूमत पीपल्स पार्टी की उस सपोर्ट के ऊपर खड़ी है अभी तक। और अगर तो ये जो अगला मरहला जो आ रहा है वो है जो पंजाब के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं। अगर पंजाब के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को जो नई चीफ जस्टिस बनी है आलिया नीलम, वो रिटेन करती हैं और इलेक्शन कमीशन का मुतालबा नहीं मानती उनको तब्दील करने का, तो इसका फिर मतलब ये होगा कि जो इलेक्शन के जो 50 सीटें जो हैं वो बड़ी शदीद खतरे में हैं नून की पंजाब की सीटें, और वो मिला के तो फिर पीटीआई तो फिर अकेली जो है वो 180 170 की पोजीशन में आ जाती है। सो पीटीआई कैन देन फॉर्म गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन, और फिर पीपल्स पार्टी जो है वो नंबर 2 पार्टी हो जाएगी और वो मेन अपोजिशन हो जाएगी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अब ये बताइएगा, ज़ाहिर है कि नंबर गेम के ऊपर ही सारी चीज़ें आगे चल के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करेंगी। ये जो पूरा केस जिस तरीके से प्लीड किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा क़यादत, जिससे आप काफ़ी खाइफ हैं और आपका मानना यह है कि सियासी लोग जो है उनको पीछे कर दिया गया और टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो आगे हैं, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस मौजूदा क़यादत की है, जिससे आप खाइफ हैं या वो आपसे खाइफ हैं? देखिए, पीटीआई की सच्ची बात यह है कि लीडरशिप की जो कामयाबी होनी चाहिए थी वो अनफॉर्चुनेटली उस तरह से नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल हिकमत अमली हमें उस तरह से नज़र नहीं आती और वही मसाइल जो हैं वो आते हैं। पहले मौके ज़ाया किए, अब ये एक बहुत बड़ा मौका दोबारा मिला है इन्हें, और अगर ये इलेक्शन कमीशन को रिज़ाइन पे मजबूर नहीं कर पाते तो फिर पीटीआई फिर एक और मौका ज़ाया कर देगी। फिलहाल तो ये है कि देखिए 13 जजेस जो हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर बड़े सीरियस जो हैं वो रिजर्वेशंस का इजहार किया है, और यहाँ से अगर पीटीआई इलेक्शन कमीशन को मजबूर नहीं कर पाती इस्तीफा देने के ऊपर, तो ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि झोल होगा, और ये एक इसको अभी कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक लीगल स्ट्रेटजी का ताल्लुक है, तो सच्ची बात यह है कि पीटीआई की लीगल स्ट्रेटजी तो बड़ी कमजोर रही इस सारे में। ये तो जो नशिस्तें मिली हैं, ये इसमें इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने बुनियादी तौर के ऊपर बहुत बड़ी एक गलती की जब उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के सामने ये नुक्ता रखा कि आप ही की जजमेंट के नतीजे में तो हमने पीटीआई को जो है वो डिस्क्वालीफाई किया और लोगों को आजाद डिक्लेयर किया। तो चीफ जस्टिस ही वाज टेकन अबैक, और उन्होंने कहा कि ये कैसे आपने ये बात कर दी है, क्योंकि हमने तो पार्टी को बैन नहीं किया। और जब चीफ इलेक्शन कमीशन के वकील थे, ये उनका केस था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि वो पार्टी ही नहीं है और उसको सीटें नहीं दी जा सकती। तो जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, मेरा ख्याल है ये चौथी या पांचवी समाअत थी, जिसमें उन्होंने ये पॉइंट फिर दिया कि अगर पीटीआई को आपने मिस इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और खुद चीफ जस्टिस हैं कि ये फैसला उन्होंने कभी नहीं दिया, तो फिर आप हमें बताइए कि हम अवाम का जो मैंडेट है उसको कैसे हम अवाम को ना जाने दें। तो उसकी वजह से फिर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, जो मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील की एक जो 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 एक गलती थी कह लें, या जो भी उन्होंने सच बोला, और उसकी वजह से ये फिर सीटें जो है पीटीआई को मिली। यानी हुकूमत जो ये क्लेम कर रही है कि जो मांगा भी नहीं था वो भी मिल गया, तो फिर वो उसी तनाजुर में। जी एग्जैक्टली, ये जो कह रही है ना हुकूमत के मांगा नहीं था वो मिल गया, उन्होंने प्रोसीडिंग्स नहीं देखी, वरना वो ये बात नहीं करते, क्योंकि यही तो आखिरी आई वुड से कि जो 3 हियरिंग्स हुई हैं उसमें तो डिस्कशन ही सारी इसके ऊपर हुई है कि आखिर सीटें हैं किसकी, सुन्नी इत्तेहाद की हैं या नहीं है, और अगर सुन्नी इत्तेहाद की नहीं है तो फिर किसकी हैं। और ये जो सिकंदर साहब हैं जो लॉयर हैं पीटीआई इनके इलेक्शन कमीशन के, ये उनका नुक्ता था जिसके ऊपर ये सारी बहस है। अच्छा, अब आगे आपने कहा कि स्ट्रैटेजी जो है वो बड़ी कमज़ोर रही, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि एक भरपूर स्ट्रैटेजी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से होनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। एक तो वो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, दूसरा ये कि आप हमेशा से ये कहा कि हालात इस तरह के थे कि पार्लिमानी निज़ाम के अंदर रहते हुए सियासत नहीं की जा सकती थी, तो अभी भी आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो फैसले होंगे ये पार्लियामेंट से बाहर होंगे, कहाँ होना चाहिए इन्हें? देखिए इमरान, पहली बात तो यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो कोई पार्लियामेंट के सर पे तो नहीं खड़ी, ना ही इलेक्शनों के सर पे खड़ी है।
वो तो एक कोएर्सिव मेयर्स के तहत एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ जो है वो हुकूमत में है, और अगर वो कोएर्सिव सपोर्ट पीछे से उनके हट जाए तो ये हुकूमत तो बिल्कुल हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिर जाएगी। और अभी भी आज आपने जो रद्द अमल देखा होगा हुकूमत का, कि एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उससे क्या जाहिर होता है कि वो एक पैनिक में है, और वो पैनिक मोड जो है उनका ऑन हुआ हुआ है। तो उसकी वजह से, वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अवाम की सपोर्ट है नहीं। आप सारा इलेक्शन जो है वो फॉर्म 47 पे जीत के आ गए हुए हैं। तो जब भी कोई वाकया होता है, चाहे वो छोटा भी हो, जैसे अभी आपने बात की कि हुकूमत का नंबर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, लेकिन कुछ भी वाकया हो तो उनकी टांगें कांप जाती, और जब उनकी या बिलावल साहब जैसे कहते हैं कांपे टांग जाती हैं, तो जब वो उनकी कांपे टांग जाती हैं तो फिर वो इस तरह से उसका रद्द अमल जो है वो ज्यादा देते हैं। सो अभी जो मसला इनका आ रहा है वो ये है कि इस फैसले से भी उनकी जो कांपे हैं वो टांग गई हैं, और नीचे तक इसका जो एक असर होगा वो हम देखते हैं कि हाउ हाई कोर्ट्स बिहेव, बिकॉज केसेस जो हैं पीटीआई के ऊपर, इमरान खान के ऊपर, वो बहुत ही बचगाना है, और उनमें अगर इंसाफ हो तो सच्ची बात यह है इमरान खान एक भी दिन जेल में नहीं रह सकते। तो आप देखते हैं कि अदालतों में क्या, कैसे ये मामला जो है वो आगे टेकअप। ठीक है चौधरी साहब, ये सारा मामला जो है वो शुरू हुआ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन ना होने पर या फिर बाद में जिस तरह से हुए उसको कबूलियत की सनद इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं मिली। आप एक जीरक सियासतदान, एक सीजन पॉलिटिशियन, आप ज़ाहिर के एक माहिर वकील, आप लोगों के रहते हुए ये सोच क्या थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला मामला क्यों खड़ा हुआ, बावजूद इसके कि बहुत दफ़ा जो है वो बावर कराया गया, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने चाहिए। क्या सोच थी उस वक्त पार्टी में, क्यों नहीं हो रहे थे इलेक्शन? नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो 2 बार हुए हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो कराए गए। इलेक्शन कमीशन ने एक्चुअली एक बिल्कुल वतीरा बना लिया कि उन्होंने किसी चीज को मानना ही नहीं है, लिहाजा उन्होंने पहले भी बिल्कुल जो फॉरेन फंडिंग से लेके अब तक तमाम पिटीशंस को इलेक्शन कमीशन एक्चुअली गया ही सिर्फ इस एक समझिए कि नाक की सेध में वो चलते रहे कि पीटीआई को कैसे इलेक्शन हमने आउट करना है। और मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो जैसे जिंदगी का मिशन बना के आए कि उन्होंने तरीके इंसाफ को जो है वो बाहर करना है। और जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के सामने उन्होंने बयान दिया कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, उस वक्त से लेके अब तक जो उनका कॉन्डक्ट है वो इंतहाई ज्यादा काबिल एतराज है, और किसी तौर पे भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अहदेदार का उनका कंडक्ट नहीं है, बल्कि वो तो बिल्कुल उन्होंने अपने इदारे की मैं समझता हूँ कि बेहकनी की है, अपने इदारे को उन्होंने मजाक बनाया है। आज 13 जजेस ने पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को जो है वो रिडिक्यूल कर दिया है, और ये इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आयद होती है कि उन्होंने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, मुल्क के सबसे बड़े सियासी लीडर को पॉलिटिकल एरेना से बाहर करने के लिए जिस किस्म के इकदाम किए, उसके नतीजे में उन्होंने अपनी भी तबाही की है, अपनी रेपुटेशन की तबाही कर दी, उन्होंने अपने इदारे की तबाही कर दी, और इलेक्शन कमीशन को अब एक बहुत तवील अरसा लगेगा अपनी रेपुटेशन को बहाल करते हुए, जो सुल्तान सिकंदर राजा साहब के कारनामों की वजह से बात। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद मौजू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, ओवर द पीरियड कितना चेंज देखा हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर? पहले जो है वो फुल कोर्ट नहीं बना करते थे, कहा जाता है कि मर्जी के जजेस जो हैं वो बनते थे और बेंचेस बनती थी और फैसले सादिर होते थे, लेकिन अब तो बाकायदा फुल कोर्ट बन रहे हैं ना हर चीज़ के ऊपर। तो इसमें ओवर द पीरियड कितनी बड़ी तब्दीली आई है पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में? हर बात पे तो नहीं बनते, लेकिन ये एक ही बना है अभी तक फुल कोर्ट, और उसकी वजह यह है कि जो इन्होंने वो जो बनाया चीफ जस्टिस का इख्तियार अब 3 जजेस को मिल गया है बेंच बनाने का, जिसकी वजह से यकीनन एक थोड़ी बेहतरी जो है वो तो आई है, और अब एक से ज़्यादा ओपिनियंस आती हैं, स्पेशली जो पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस हैं उनमें, और उसकी वजह से ही ये फुल बेंच जो है वो बन सका है। अदरवाइज आप देखते हैं कि जो चीफ जस्टिस साहब जो बेंच बनाते हैं, जैसे वो मिलिट्री कोर्ट्स का अगर बेंच आप देखें, उसके बाद जो इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई का जो बेंच बनाया उसको आप देखें,
ये सारे बेंचेस जो हैं वो बड़े वन साइडेड, और उनमें कोई लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ इंसाफ जो है हो पाएगा। और बदकिस्मती यही है कि जजेस जो हैं उनकी जो पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं वो उनके फैसलों को इफेक्ट करती हैं, जो करनी नहीं चाहिए। बट तो जाहिर है माजी क्योंकि में ऐसा इंसान नहीं है। हुआ था सर, माजी में ऐसा नहीं था? माजी में भी ऐसे है, माजी में भी ऐसे है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन असूल यही है, जो है उनको अपने पर्सनल बाइसेस से अलहदा होकर जो है वो फैसले देने चाहिए। स्पेशली माजी का और अब का फर्क यह है कि जितनी बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस अब हो रही हैं, ये पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड है। इतना बड़ा स्केल खवातीन के साथ जो हो रहा है, सियासी वर्कर्स के साथ जो हो रहा है, इस स्केल के ऊपर अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान में ये पहले कभी किसी ने नहीं देखा, जिसकी वजह से जो आई वुड से कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आई ऑफ द स्टॉर्म में है। नहीं, लेकिन और उसको आपके भी आपके दौर में सर, आपके दौर में नंबर्स हैं जनाब। शहबाज शरीफ 340 दिन, नवाज शरीफ 374 दिन, हमजा शहबाज 627 दिन, कैप्टन सफदर 58 दिन, ख्वाजा आसिफ 176 दिन, खाकान अब्बासी 222 दिन, एहसन इकबाल 64 दिन, मिफ्ता इस्माइल 142 दिन, साद रफीक 462 दिन, राना सनाउल्लाह 174 दिन और मरियम नवाज 158 दिन आपके दौर में रही। तो ह्यूमन राइट की वायोलेशन क्या आपके दौर में नहीं थी? और ये केसेस अगर थे तो फिर कहां गए? पहली बात तो यह है कि जो पनामा के केसेस थे उनमें तो बिल्कुल वो 100% सही केसेस थे। क्योंकि देखिए, किसी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जर्मन अखबार में एक आलमी स्कैंडल नहीं बनाया था। वो जो सारे मुकदमे थे जो पनामा से मुतालिक थे वो बिल्कुल सही केसेस थे। और ये तो बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि उसमें रिकवरी नहीं हो सकी। आप देखिए ना, वो मुकदमा एक लाइन में तो यही था कि इवन फील्ड में आपकी प्रॉपर्टी है सर और सर आप वो उसकी सिर्फ मनी ट्रेल नहीं दे एक, सर सकते। आप सिर्फ एक पॉलिटिकल खानदान की बात करें, मैंने तो आपके सामने 1 दर्जन नाम गिनवाए हैं। और फिर दूसरी बात ये कि उन केसेस के हवाले से कोई मेरे ख्याल से 350-400 पाकिस्तानी और थे। तो आपकी हुकूमत ने परसू क्यों नहीं किया उन तमाम पाकिस्तानियों को कि जिनके नाम पनामा के अंदर थे? सिर्फ एक ही पॉलिटिकल खानदान के ऊपर क्यों फोकस किया गया? पहली बात तो यह है कि जो पनामा की इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो आपने नाम लिए हैं उनमें तकरीबन 65% तो लोग वही हैं जो कि पनामा के केसेस में मुलव्वस थे। बाकी जो कुछ लोग थे उनके ऊपर मेरी अपनी ओपिनियन भी आपकी तरह है कि वो केसेस नहीं होने चाहिए थे, और वो अनफॉर्चुनेट है कि वो केसेस जो हैं वो हुए और उन लोगों को जेल में जो है वो डाला गया, जो बिल्कुल गलत था। इसी तरीके से जो अब बात कर रहे हैं कि पनामा के बाकी लोगों को क्यों प्रोसिक्यूट नहीं किया गया, ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है। और क्या उन लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए था। और हमारी जो प्रोसिक्यूशन विंग थी उसने मैं समझता हूँ कि बड़े लेग तो लॉल का काम किया और उन लोगों को प्रोसिक्यूट नहीं किया जिनको किया जाना चाहिए था। बट ये जो पनामा से मुतल्लिक केसेस हैं इनमें मुझे कोई शुबा नहीं है कि ये बिल्कुल हकीकी केसेस थे, और ये पाकिस्तान का अरबों रुपया पनामा के स्कैम में जो बताया गया था वो बाहर गया। नहीं, लेकिन जो में जो जो नंबर्स और कुछ आप आलमी खबरें देखें ना, मोज़ेक फांसेका वहां से उनके अपने हेड्स के भी तो एक्विटल हुए, उनकी भी तो बरियत हुई उन केसेस में वहां पर। तो ये केसेस में नाम आना और फिर उसके बाद ये मतलब आप किन ग्राउंड्स के ऊपर कह रहे हैं कि जो है वो है, जो 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 नाम है वो हैं? नहीं, लेकिन यहाँ पे तो साबित हो गया था ना। एवन फील्ड अपार्टमेंट जो हैं वो तो आपके सामने हैं, वो तो अब खुद शरीफ फैमिली ने भी एडमिट कर दिया कि उनके हैं। तो वो तो बात खत्म होगी ना। हमारे मुझे नहीं पता कि बाकी हर केस के जाहिर अपने फैक्ट्स होंगे, बट जहां तक शरीफ फैमिली की प्रॉपर्टीज का ताल्लुक है वो तो एडमिटेड प्रॉपर्टीज हैं। और अब भी वो, अगर आप देखें, जब भी लंदन में होते हैं वो वहीं से निकलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहीं पे रहते हैं। पूरे पाकिस्तान को क्या, पूरे तो लंदन को पता है कि वो आप प्रॉपर्टीज समझते हैं कि उनकी हैं। पाकिस्तान में एहतिसाब के नाम पर इदारों को इस्तेमाल किया गया? आपके दौर में भी किया गया, उससे पहले भी किया गया, और अब आप ये कहते हैं कि शायद अब भी किया जा रहा है? जो बात यह है कि देखिए, इसके लिए तो अमेंडमेंट्स की जरूरत है ना। आप एक इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटर जनरल अपॉइंट करें, जैसे कि अमेरिका में होता है, जैसे कि अमेरिका लंदन में होता है। आप इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटर जनरल अपॉइंट करें, जिसकी अपॉइंटमेंट आप वैसे ही करें जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, और उसको ये इख्तियार हो कि वो पहले देखेगा प्रोसिक्यूशन को, अगर बनती है तो उसको फाइल करेगा केस, वरना नहीं फाइल करेगा। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज ने आपस में बैठना है, तलखियां कम होंगी तो ये काम होंगे। लेकिन कौम का कितना, सर कौम का कितना वक्त और पैसा जाया हुआ? शहजाद अकबर साहब जो हैं वो आज बयान देते हैं बहुत सारे लोगों के हवाले से, ये उस वक्त सारी चीजें हुई ना।
देखिए, पाकिस्तान में करप्शन तो एक प्रॉब्लम है ना, या तो आपके प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इस पे वक्त जाया नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अंदर करप्शन एक बड़ा हकीकी प्रॉब्लम है और उसके ऊपर इक़दामात करने की जरूरत है। ना कि ये कि आप कहें कि जी चूंकि ये मिसयूज होता है तो हम इस पे बात ही ना करें। आप इसकी ठीक। इम्प्रूवमेंट की बात कर सकते हैं, आप ओके। ये बात कर सकते हैं कि ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि कोई बेगुनाह इसमें ना आए, लेकिन ये तो ना कहें कि आपको इक़दामात ही नहीं करने चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा तो हम भी नहीं कह रहे, बिल्कुल ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन आज मैं जिस फवाद चौधरी से बात कर रहा हूं, वो फवाद चौधरी अपने आप को कहां पर प्लेस कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? क्योंकि इस वक्त जो क़यादत है वो आपको कबूल करने पर तैयार नहीं, खबरें कुछ इस तरह की हैं। तो आप अपने आप को कहां पे प्लेस करते हैं सर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? देखिए, मैं तो तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा हूँ। मैं तहरीक इंसाफ में इमरान खान के साथ रहा हूँ, इमरान खान के साथ हूँ, क्योंकि अगर मैं ना होता तो बड़ा आसान था मेरे लिए कि मैं भी आज फॉर्म 47 की भी शायद मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैं अपने हल्के से वैसे ही MNA इलेक्ट हो जाता और मुझे इलेक्शन लड़ने दिया जाता। मैं जेल में ना होता, मैं फेडरल मिनिस्टर होता। जो तमाम कुर्बानियां हमने दी हैं, जिसकी वजह से आज तहरीक इंसाफ है, हाँ। वो हम जैसे लोगों की कुर्बानियों की वजह से है। और हमने अपनी जो है वो जात के नहीं तो ऊपर जुल्म पार्टी सहे पार्टी हैं। पार्टी सर, पार्टी आपकी कुर्बानियों को एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रही है? पार्टी में क्यों रेजिस्टेंस है फिर आपके खिलाफ? नहीं, देखिए, पार्टी में कोई नहीं है। पार्टी का तो जो सारी पार्टी है वो तो हमारे साथ है। इमरान खान को मालूम है हमारे पे क्या बीती है, उनको मालूम है। सो इमरान खान पार्टी हैं, बाकी जो कुछ लोग हैं तो उनको तो सच्ची बात है मैं जानता भी नहीं। हामिद खान हो गए, रऊफ हसन वगैरह हो गए, मैं उनको जानता नहीं हूँ। वो शायद मुझे नहीं जानते हैं। सो और ना ही वो पॉलिटिकल लोग हैं। तो सो सर वो उनकी यहां बात तक को ले मैं आए ना, क्यों पहले। आज आज के दिन ये सब लोग जो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यहां तक लेकर आ गए और आप कह रहे हैं कि मैं जानता नहीं हूं उन्हें। देखें, हाउ स्ट्रेंज। इमरान उनको इजाजत, देखिए ना, मैं नहीं जानता ना पर्सनली। वो लेके आ गए क्योंकि उनको इजाजत थी, वो इलेक्शन भी लड़ सके, वो यहीं पे रहे इस्लामाबाद में, उनके ऊपर एक पर्चा नहीं हुआ, वो बाहर भी जाते हैं वापस आ जाते हैं। हम लोग तो एक ट्वीट करते हैं, हम पे 2 पर्चे हो जाते हैं। हमें जाली ठीक। केस 47 केसेस इस वक्त जो है मेरे पे हैं, और हमें हर एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी अदालत में घूमना पड़ता है। सो आई डोंट नो, सच्ची बात यह है कि उनके क्या अरेंजमेंट्स हैं। हमारे अरेंजमेंट्स तो जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट ने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया थी कि हमारी पॉलिटिक्स जो है उसको तबाह किया गया, हमारी जिंदगियों को तबाह किया गया। सो जाहिर है हमने तो बहुत कुर्बानियां दी हैं तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान। ठीक है चौधरी साहब, आप हमारे कुछ और चीजें भी आपसे पूछनी है, नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। ब्रेक के बाद फवाद चौधरी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक। फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, ये जो बारहा बात की जाती है कि जनाब कोई डील हो रही है या फिर आप कहते हैं कि इंगेजमेंट्स होनी चाहिए, तो बात यह है कि इस वक्त एट प्रेजेंट इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है और कितनी स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस क्या है किसी डील की, या फिर जो पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स हैं वो अगर हैं तो किससे करनी होंगी? एंगेजमेंट तो देखिए, इमरान हर वक्त स्पेस रहती है और रहनी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो मामला है मेरे ख्याल में अभी भी फौरी तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ को जो तवज्जो देने की जरूरत है वो पहले अपोजिशन पार्टीज पे तवज्जो देने की जरूरत है। मेरी जितनी भी बात होती है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से, मैं उनसे ये कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि देखिए इस वक्त आपको ना एस्टैब्लिशमेंट जो है कोई डील देगी, ना आपको हुकूमत को डील देगी, क्योंकि वो आपको कमजोर समझते हैं। सबसे पहले देखिए ना, सियासी, इखलाकी और कानूनी तौर के ऊपर तो हुकूमत पहले ही हार चुकी है। वो तो अब कहते हैं फिजिकली आप हमसे ले सकते हैं तो ले लें, वरना तो हम नहीं देंगे। तो फिर आपको स्ट्रीट पावर पहले उनके बराबर, उनकी तवक्को के मुताबिक जब आप कर लेंगे तब वो आपसे बात करेंगे। आप स्ट्रीट पावर बराबर करने का क्या तरीका है? वो तरीका ये है कि आपका JUI से, GDA से और जमात इस्लामी से आपका एक इलेक्टोरल, एक आपका अलायंस हो। फजल रहमान साहब से जो गुफ्तगू हुई है PTI के लोगों की, वो बड़ी अच्छी हुई है। इसी तरीके से जो नहीं, लेकिन GDA है वो वो भी मौलाना तैयार है। साहब तो ये भी कहते हैं कि ये अभी तक खुद क्लियर नहीं है कि हमें इनसे बात करनी है या नहीं। एक बंदा कहता है बात करनी है, एक बंदा कहता है बात नहीं करनी। तो पार्टी लाइंस क्या है इस वक्त, जो पार्टी प्रिंसिपल लाइंस है वो क्या है सर? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ इमरान खान ने तो कह दिया है ना कि वो बात करना चाहते हैं, और आज तो JUI ने बहुत बड़ा जेस्चर दिया है, जहां पे अगरचे आपको मालूम है कि उनकी मेरा ख्याल है कुछ 7 सीटें आज के फैसले से इफेक्ट होती हैं, लेकिन ना सिर्फ ये कि उन्होंने
फैसले को वेलकम किया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि वो इस पे कोई नजरसानी अपील नहीं दायर करेंगे। एक्चुअली उन्होंने इस वर्डिक्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसको उन्होंने तस्लीम किया है। तो ये गैर सगालिक है तहरीक इंसाफ की तरफ, और इसको हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। पीटीआई की जो लीडरशिप है उसमें असद कैसर साहब जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब से इन टच हैं। इसी तरीके से और लोग जो हैं जो उनके साथ इन टच है। सो बहुत अहम बात है कि जो जो पीटीआई के जो लीडरशिप है वो फजल रहमान साहब के साथ जल्दी फॉर्मलाइज करे अपना ये रिलेशनशिप, और नहीं, उसके लेकिन नतीजे ये में रिलेशनशिप जिसको आज आपने नॉर्मलाइज करना पड़ रहा है, माजी में सर ये जिम्मेदारी किसकी थी? मतलब कौन इसको उस टेम्परेचर तक लेकर गया मौलाना के खिलाफ जलसों में, ये सारी चीजें? मतलब ये जो जो सियासी रविश थी, इसका नुकसान ही हुआ ना पूरे सिस्टम को और सियासी अक़दार को। देखिए, पॉलिटिक्स में तो डिवीजन्स होती हैं, उसमें क्या। अमेरिकन पॉलिटिक्स में इस वक्त देखिए बाइडेन और ट्रंप की जिस किस्म की आपस में हीटेड डिबेट्स और जिस किस्म की गुफ्तगू होती है, हमारी तो शायद उससे बहुत कम है। और इसी तरीके से जो बाकी, अगर आप अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट का, अगर आपने फ्रेंच इलेक्शन को फॉलो किया हो या आपने इंडियन इलेक्शन को फॉलो किया हो, तो ये डिविजिव ही होता है। लेकिन सर, लेकिन चौधरी साहब, ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात करते हैं पाकिस्तान में, अदम उसकी इस्तेहकाम, जो एक सियासी ना हमवारी, हम आहंगी, ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन इससे पहले कभी नहीं थी। माजी में आप देखें मोहतरमा थी, माजी में नवाबजादा नसरुल्लाह खान थे और उस वक्त अपोजिशन बनती थी, हुकूमतें बनती थी, हुकूमतें बिगड़ती थी, लेकिन मुआशरे में एक सियासी तनाव उस लेवल के ऊपर नहीं होता था। पॉलिटिकल पोलराइजेशन ऐसी नहीं थी विद इन द फैमिली। आज कोई एक दूसरे का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं है। हम तो इस सियासी कल्चर की बात कर रहे हैं। नहीं, सही है। अब हमेशा हमें लगता है कि माजी अच्छा था, आज बुरा है। उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जिस किस्म की मुहिम नवाज शरीफ ने चलाई 88 में, तो अबिदत केस में ही आके जो है वो सामने आई है। अब माजी में भी तलखियां रही हैं और ये अराउंड द वर्ल्ड होती हैं, कोई ऐसी क़यामत नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट जो स्ट्राइव करना है हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज ने, वो 2-3 बड़े अमूर के ऊपर उन्होंने आपस में एक कोई भी नेक्सस क्रिएट करना है। पहला ये है कि इलेक्शन से हुकूमतें आएंगी और इलेक्शन से जाएंगी। ये नहीं होना चाहिए कि दरमियान में हम एस्टैब्लिशमेंट से मिल जाएं पॉलिटिशियन और हुकूमत को जो है वो हटाने की कोशिश करें। ये सिलसिला जो है, एक तो सबसे अहम बात यह है कि लोगों को ये यकीन हो कि हुकूमत बनाएंगे भी लोग और हटाएंगे भी लोग, इसी से ही बाकी मामला सारे जुड़े हुए हैं। और दूसरा, शॉर्ट टर्म में जी, आप अभी ये कह रहे हैं कि जनाब पहले ऑपोजिशन के साथ मिलके एक इत्तेहाद बनाया जाए और राह हमवार की जाए, फिर आगे ऐसे क्या हालात आपको लग रहे हैं कि वो उसके लिए एक अच्छी डायरेक्शन उसको मिल सकती है? क्योंकि इस वक्त मुल्क के जो मुआशी हालात हैं उसके ऊपर भी महंगाई इस वक्त बहुत बड़ा एक कंसर्न है। आप समझ रहे हैं कि आगे चल के सूरत हाल जो है वो मजीद सियासी और मुआशी तौर पर बिगाड़ की तरफ जा सकती है, हालात यही रहे तो? नहीं, बिल्कुल तरफ जा सकती है, तबाही की तरफ जा सकती है। अगर अब जो है इस वक्त जो डिसीजन मेकर्स हैं एस्टैब्लिशमेंट के, उन्होंने अपनी जो पॉलिसी है उसको रिव्यू नहीं करते और इंक्लूजन की पॉलिटिक्स की तरफ वापस नहीं आते, इमरान खान को उनका ड्यू स्पेस नहीं मिलती, यानी पाकिस्तान के अवाम का दिल तो इस वक्त इमरान खान के साथ धड़क रहा है ना। अगर वो हम नहीं करते तो उसके नतीजे में तो पाकिस्तान में जो स्टेबिलिटी है वो नहीं आएगी, और स्टेबिलिटी ना आने का मतलब ये है कि आपकी मईशत जो है वो किसी तौर के ऊपर भी आप कुछ भी उसमें करते रहे, वो स्टेबल नहीं हो सकती। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और जिससे फिर आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फ्लो करेगी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आपको मालूम है, चाइना ने कहा आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी करें, सऊदी अरेबिया ने कहा, तमाम ममालिक जो आपके दोस्त हैं वो आपसे बार बार ये बात कर रहे हैं, और उसका मतलब यही है कि इमरान खान को आप पॉलिटिकल इंक्लूजन में वापस लेके आए, उसके बगैर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुमकिन नहीं। ठीक है चौधरी साहब, लास्ट जाते जाते मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस बीच में जितना भी हमारा नुकसान हुआ, जितना हम दुनिया से पीछे रहे, चाहे वो सियासी हालात हों, मुआशी हालात हों, यू हैड बिन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप बताइए कि बहुत इन डेप्थ जाके आपको देखने का मौका मिला, कितनी ज्यादती हुई है हमारे साथ ओवर द पीरियड सिंस, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, ये डेकेड्स की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, ये पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में ना इमरान, बात यह है, आप तो इकोनॉमी
आपका सब्जेक्ट है, लेकिन जो मैं देखता हूँ कि बड़ी सीधी बात है, 52-53 से हम लोग एक सिक्योरिटी स्टेट रहे हैं, यूएसएसआर के खिलाफ हम लोग फ्रंट लाइन स्टेट थे, और अब तक उसके बाद कोरियन वॉर हो गई, उसके बाद वियतनाम वॉर हो गई, फिर अफगान वॉर शुरू हो गई। हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी पाकिस्तान में कोई अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने की, अपने आप को स्टेबलाइज करने की। अब पाकिस्तान में मसला ये हो गया है कि हमें यहाँ पे जंगे नहीं है। अगले 5-7 साल दुनिया फोकस रहेगी यूक्रेन वॉर के ऊपर और गजा वॉर के ऊपर। हमारी तरफ अभी दुनिया ने देखना नहीं है, और हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अब हम अपने पाँव पे खड़ा होना सीखें और रेंटल इकोनॉमी से हम बाहर आए। और इसके लिए ही सारा इस वक्त जो आप समझिए कि जो अफरा तफरी मच गई है, वो यही मच गई है कि अब पहली दफा हिस्ट्री में हमें जरूरत महसूस हो रही है कि अब हमें अपनी इकोनॉमी खुद डेवलप करना पड़ेगी, और हमें बाहर से पैसा जो आ रहा था वो अब नहीं मिलने का। और ये सारा जो फसाद अभी हमें नजर आ रहा है, इनसिक्योरिटी नजर आ रही है, इसकी वजह से नजर आ रही है, और हमें इसके ऊपर जाहिर है आप हमने इसका मुकाबला करना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी, साबिक वफाकी वजीर, हमारे साथ मौजूदा सियासी हालात के ऊपर उनका तज्जिया हम जान रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।